आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। अब क्या होता है कि वर्दी वाले भी जो अपने पुलिस वाले भाई लोग हैं वो भी तो हैं इंसान, उनके अंदर भी एक दिल होता है, उनका भी मन करता है त्यौहार है, परिवार के साथ रहो, पार्टी करो, खुशियां मनाओ। मेरठ में 5 पुलिस वाले थे, इनमें 4 हवलदार और एक उनका ड्राइवर, जो पुलिस की गाड़ियां गश्त में निकलती हैं। अब बेचारों की शिफ्ट लगा दी गई, 2 शिफ्ट में अलग अलग सारे सिपाहियों और पुलिस वालों की ड्यूटी थी मेरठ के एक थाने में। अब इनकी भी ड्यूटी लगा दी गई। अब इनकी ड्यूटी लगाई सेकंड हाफ में, मतलब दोपहर से रात तक। अब इत्तेफाक से दिवाली से पहले एक पार्टी थी। पार्टी में इन 5 को, मतलब इनमें से 4 जो थे उनको बुलाया गया कि भाई आप भी आ जाइए। अब ऐसी पार्टियां तो होती हैं दिवाली से पहले, बहुत सारे पुलिस वालों को ही बुलाया जाता है, बड़े बड़े अफसर तो जाते ही हैं। खैर अब ये बेचारे छोटे मोटे पुलिस वाले, इनके भी तो अरमान होते हैं, तो उन्हें भी बुलाया गया। उन्हें लगा यार पार्टी बहुत अच्छी है, दिवाली का मौका है, पार्टी में जाना चाहिए, पर दिक्कत यह है कि ड्यूटी लगा दी है, अब जाएं कैसे। इन्होंने बड़ी मंथन किया, सोचा कैसे जाऊं। फिर अचानक उन पुलिस वालों का एक आइडिया आया। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो। अब चारों हवलदार और वो ड्राइवर सब गाड़ी में बैठे और निकल गए। जिस जगह पार्टी थी वहाँ से पहले इन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी से उतरते हैं, थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं। एक शख्स गुजर रहा था, अचानक उसको बुलाते हैं, कहते भाई अपना मोबाइल दोगे, ज़रा एक कॉल करना है क्योंकि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है। अब वो बेचारा सामने पुलिस वाला फ़ोन मांग रहा है, हिम्मत कैसे कि ना दे, उसने दे दिया। अब उस पुलिस वाले ने फ़ोन लिया और थोड़ा दूर गया और उसने कॉल किया, कॉल करके वापस आया, उसको फ़ोन दिया, बोला थैंक यू और चला गया। इसके बाद ये कहते हैं अब चलो पार्टी। अब इन 5 ने उसके बाद पार्टी में अपना एंजॉय किया, खूब धूमधाम से पार्टी की। पार्टी ख़त्म होने के बाद खुशी खुशी लौट गए। लेकिन इनकी खुशी तब काफूर हो गई जब उसी रात लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से, जो पूरा पुलिस कंट्रोल रूम देखता है, वहाँ से कॉल आया उस शख्स के मोबाइल पर जिस शख्स का मोबाइल लेकर उस पुलिस वाले ने कॉल किया था। अब लखनऊ पुलिस कंट्रोल रूम से उस शख्स को कहा जा रहा है कि जी साहब आपने आज शाम को एक कॉल किया था 112 112 नंबर पर कि कहीं आसपास में कोई झगड़ा हो गया है, तो आपके कॉल पर पुलिस ने वक्त से पहुंची, काम किया, तो आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, संतुष्ट हैं कि नहीं। तो वो शख्स हैरान बोलता है साहब मैंने तो किसी पुलिस वाले को फ़ोन ही नहीं किया। उसने कहा आपने 112 नंबर पर किया, ये रहा टाइम इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर, और आपने कहा था यहाँ पे झगड़ा हो गया है। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम से फिर पुलिस वाले भी पहुँचे। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि आपकी शिकायत पे काम हुआ कि नहीं हुआ। वो बंदा कह रहा साहब मैंने फ़ोन किया ही नहीं है। जब उसे बताया गया कि तुम्हारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, तब उसे याद आया, उसने कहा साहब मैंने नहीं किया था, मैं गुजर रहा था, कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मुझसे फ़ोन मांगा और उनकी बैटरी ख़त्म थी, मैंने फ़ोन दे दिया, उन्होंने अब किसको किया मुझे नहीं मालूम, बस इतनी सी बात है। अब जैसे ही ये सुना पुलिस कंट्रोल रूम ने कहा ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वहाँ से मेरठ के जो उस इलाके के एसपी हैं उनको एक रिपोर्ट भेजी कि भाई ऐसे ऐसे 112 पे कॉल आया था और वो जिस शख्स का नंबर है वो तो कह रहा है कि पुलिस वाले ने कॉल किया खुद। तब एक पुलिस वाला खुद 112 नंबर पर ये कॉल क्यों करेगा कि यहाँ कुछ झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, पुलिस भेजिए। अब ये बात एसपी ने कहा कि इंक्वायरी करते हैं। अब एसपी साहब ने इंक्वायरी की तो पता चला कौन लोग गए थे, क्या हुआ था। तो मालूम हुआ है कि शाम को 112 नंबर पर एक कॉल आया, कॉल जेन्युइन था, और कहा गया कि एक खास जगह पे यहाँ पे झगड़ा हो गया है। तो जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं या जो पीसीआर होती हैं, इन सब में भी जीपीएस लगा होता है, तो जो सबसे नज़दीक होता है उसको उस मौके पे भेज दिया जाता है अगर कोई कॉल आता है तो जैसे ही 112 पे कॉल आया, उन्होंने देखा कि हमारे इस वक्त सबसे नज़दीक उस स्पॉट के जहाँ पे झगड़ा हो रहा है कौन सी गाड़ी है, तो पता चला वही गाड़ी है जिसमें वो 4 हवलदार अपने ड्राइवर को लेकर पहुँचे थे। तो उधर से कंट्रोल रूम से फ़ोन किया गया कि वहाँ पर कुछ झगड़ा हो गया है, कॉल आया है, सबसे नज़दीक आप हो जाओ, वहाँ जाकर देखो क्या हुआ है। इधर से हंसते हुए कहा ठीक साहब अभी जाते हैं। उसके बाद गए, उन्होंने वापस कॉल किया थोड़ी देर के बाद कि सब कूल है, निपटा दिया, ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था, मामूली था। कॉल का निपटारा हो गया, उसके बाद पार्टी शुरू। तो असल में उन्होंने प्लानिंग ये की थी कि निकले, एक कॉल किया खुद अपने ही पुलिस कंट्रोल रूम में, कहा यहाँ झगड़ा हो गया है, और उसी जगह पे जाने के नाम पर, झगड़ा कोई था नहीं, झगड़े के नाम पे झगड़ा निपटाया जो हुआ ही नहीं, और फिर आराम से कि चलो अब ड्यूटी हो गई, पार्टी में घुस गए। लेकिन उसे एक कॉल ने भेद खोल दिया। अगर उस कॉल करने वाले को ये बता देते कि भाई तेरे नंबर से 112 नंबर पे कॉल किया है, कुछ आए अगर रिवर्ट तेरी वो लेने के लिए जो रेटिंग वेटिंग देते हैं कि ठीक है संतुष्ट हो, तो तू बोल देना हाँ जी ठीक हूँ संतुष्ट हूँ। उन्होंने भरोसे में नहीं लिया, उसने सच बोल दिया, इंक्वायरी हुई और अब ये 5 अरेस्ट, 420 धारा, धोखाधड़ी का मामला।
तो बेचारे पुलिस वाले पार्टी करने के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब खुद अपनी हवालात में, हालांकि ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन क्या क्या नहीं पार्टियों के लिए होता है। हम सब भी कई बार ऑफिस में झूठ बोलते हैं, आज नहीं आना या कहीं जाना है, लेट होना है। कई बार बीमार जो छोटे थे मुझे याद है उन लोग कि पेट में दर्द है, अब फीवर तो बोल नहीं सकते थे, वो पकड़ा जाते, लेकिन ये सारे झूठ बोलते थे। अब पुलिस वाले भी इंसान है बेचारे, क्या करें। तो ये थी कहानी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बात 23 अक्टूबर की है और कहानी उस शहर की है जो राजस्थान के देश के मतलब खूबसूरत शहरों में से एक जिसकी गिनती होती है, जिसको सन सिटी भी कहते हैं, जिसको ब्लू सिटी भी कहते हैं, और वो है जोधपुर। वाकई बहुत खूबसूरत शहर है। तो इसी जोधपुर शहर के एक इलाके में एक शख्स रहता है जिसका नाम है गुलामुद्दीन। गुलामुद्दीन 23 अक्टूबर को अपने घर के बाहर सरेआम खुलेआम एक जेसीबी मशीन मंगाता है और मशीन मंगाने के बाद वो कहता है कि मेरे घर के ठीक बाहर गड्ढा कर दो। अब जेसीबी मशीन आती है, खुदाई शुरू होती है। आसपास में और भी घर हैं, तमाम लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, सरेआम खुलेआम। और वो जेसीबी मशीन करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदती है। गड्ढा खोदने के बाद गुलामुद्दीन उसे पैसा देता है, वो चले जाते हैं। गड्ढा खुदा हुआ है। 23 अक्टूबर को गड्ढे की खुदाई हुई, उसका 24 आई, 25, 26 3 दिन हो गए। गड्ढा अभी खुला हुआ है, आसपास मिट्टी रखी हुई है। लोगों ने देखा है, कोई छुप छुपा कर गड्ढा खोदा नहीं गया। लेकिन ये गड्ढा क्यों खोदा गया, क्यों खुदवाया गुलामुद्दीन ने, ये किसी को पता नहीं है, न किसी ने पूछने की कोशिश की। 3 दिन हो गए इस गड्ढे को खुदे हुए। 3 दिन बाद 23 अक्टूबर को इस गड्ढे की खुदाई हुई थी। अब तारीख आ जाती है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को इसी जोधपुर शहर में एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन, वो अपने घर से ब्यूटी पार्लर जाती हैं और सुबह ही वो अपना ब्यूटी पार्लर वक्त के हिसाब से डेली खोलती हैं। नाम अनीता चौधरी, उम्र करीब 25 साल। सुबह ब्यूटी पार्लर जाती हैं, खोलने के बाद 1-2 घंटे रहती हैं और उसके बाद 12 बजे के आसपास वो अपनी एक स्टाफ से कहती हैं मैं भी आती हूँ, और वो निकल जाती हैं। और उसके बाद गायब, फ़ोन बंद, अनीता का कुछ पता नहीं। जब 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गया तो ब्यूटी पार्लर की उनकी एम्प्लॉई ने अनीता चौधरी के पति को फ़ोन किया कि मैडम कह कर गई कि अभी आती हैं, आ नहीं रहे हैं, अब इतने देर हो गए, कभी ऐसा होता नहीं है, और मोबाइल भी बंद है। पति ने भी अनीता को ढूंढना शुरू किया, मोबाइल स्विच ऑफ, आसपास जितने लोग जान पहचान दोस्त यार सबको टटोल लिया, कोई खबर नहीं। धीरे धीरे शाम से रात हो गई, अनीता घर नहीं लौटी। अब 26 अक्टूबर बीत गई, 27 अक्टूबर की तारीख आ गई, पूरी रात भी अनीता नहीं लौटी। घर में पति और बेटे को फिक्र हो रही है। आखिरकार जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो 27 अक्टूबर को जाकर उन्होंने जोधपुर पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, तफ्तीश शुरू की, पर कोई फायदा नहीं। हर तरफ से ढूंढा गया, मोबाइल बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा है। 26 तारीख को अनीता गुम हुई थी, 27 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई, 27 के बाद 27, 28, 29, 30 4 दिन बीत गए। अनीता का कोई सुराग नहीं। इधर पूरा घर परेशान कि अनीता कहाँ गई। आखिरकार 31 अक्टूबर की सुबह पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर दिखाई देती है। हालांकि इसमें 31 अक्टूबर तक का वक्त क्यों लगा ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि 27 तारीख को कंप्लेंट लिखाई गई थी। अगर 27 को ही सीसीटीवी कैमरा देख लिया जाता तमीज़ से तो शायद सब कुछ पता चलता। लेकिन खैर 31 अक्टूबर की एक सीसीटीवी की तस्वीर में अनीता अपने ही ब्यूटी पार्लर के बाहर एक ऑटो पर बैठती नजर आती हैं, पीली सूट पहने हुए। और उस ऑटो में बैठने के उनके तौर तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से बैठ रही, कोई दबाव नहीं है, मतलब कोई किडनैप विडनैप नहीं करके ले जा रहा है। अब ये ऑटो से निकल जाती हैं। अब इस तस्वीर के बाद पुलिस उस ऑटो के नंबर को किसी तरह से ट्रैक करती है, फिर उस ऑटो वाले तक पहुंचती है। अब उससे पूछती है ऑटो वाले से कि ये बताओ ये जो मैडम बैठी थी इनको तुमने कहाँ छोड़ा। तो वो उसी जोधपुर के गंगाना नाम का इलाका है, एक मोहल्ला है, वो बताता है कि मैंने इन मैडम को वहाँ छोड़ा था। अब पुलिस वहाँ पे जाती है। अब घर वालों से भी पूछती है कि भाई आरती वहाँ क्यों गई गंगाना, या तो कोई आपका रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई इसका दोस्त सहेली कोई रहती होगी। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अचानक आरती के पति ने बताया कि गंगाना इलाके में तो गुलामुद्दीन रहता है। तो गुलामुद्दीन कौन? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे आरती का ये ब्यूटी पार्लर है उसके ठीक सामने एक शॉप है, ड्राई क्लीन का शॉप।
तो वो ड्राई क्लीनिंग का जो शॉप है वो गुलामुद्दीन का है और लगभग 20-25 साल पुरानी दुकान है दोनों की, और 20-25 साल से दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। तो पुलिस को लगा कि चलो गुलामुद्दीन के घर चलते हैं। अब 31 अक्टूबर की पहली बार शाम होने से पहले पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है, क्योंकि उस इलाके में और कोई ऐसा पता नहीं था जहां आरती जा सकती थी। वहाँ जाती है और गुलामुद्दीन के घर पहुँचने के बाद पता चलता है कि गुलामुद्दीन तो है नहीं, उसकी बीवी है। बीवी आबिदा से मुलाकात करती है पुलिस, पूछती है गुलामुद्दीन कहाँ है, तो कहती है कि वो तो 2 दिन से घर नहीं आए, 29 अक्टूबर। हालांकि आरती गुम हुई थी 26 को। तब इस दौरान में पुलिस सीसीटीवी और भी फुटेज खंगालने में लगी थी। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में एक एक्टिवा स्कूटी पर गुलामुद्दीन दिखाई देता है जो जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, और एक जगह से वो एक बैग भी खरीदता नजर आता है। ये 2 चीज़ें, अब रेलवे स्टेशन क्यों गया ये पता नहीं। ये सारी जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस अब गुलामुद्दीन के घर सामने उसकी बीवी आबिदा, पूछताछ शुरू हुई। आबिदा कहती है हमें तो कुछ पता नहीं, उसने कहा कि यहाँ पे ऑटो वाला छोड़ कर गया, 26 तारीख को यहाँ आरती आई थी। तो अब ये सारी बातचीत हो रही है, लेकिन आबिदा कह रही है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आरती नहीं अनीता चौधरी। आखिरकार पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो फिर आबिदा फौरन सच बोलने पर तैयार हो गई। पुलिस या पूछताछ के आगे वो टूटी और उसने अब कहानी सुनाई। उसने कहा कि आप जिस अनीता चौधरी को ढूंढ रहे वो मेरे घर के बाहर जो नया नया गड्ढा अभी भर चुका है वहाँ देखिए। पहले पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर पुलिस को जब समझ आया तो एक बार फिर से जेसीबी मशीन बुलाई गई, लेकिन इस बार पुलिस ने बुलाई। अब जेसीबी मशीन आई, रात का अंधेरा हो चुका है। अब उस जगह की फिर से खुदाई शुरू हुई जो 23 तारीख को इसकी पहली बार खुदाई हुई थी। 8 दिन हो चुके थे, 23 अक्टूबर से अब 31 अक्टूबर की तारीख आ गई थी। अब पुलिस खुदाई कर रही है, लोग जमा हो गए, पुलिस की टीम आ चुकी है, आबिदा खड़ी हुई है, कह रही है इस गड्ढे को खोदिए, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आखिरकार अब जेसीबी से दोबारा खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे गहराई में मशीनें जाती रहीं और करीब 10 फीट गहराई में जब खुदाई हो गई तो अचानक कुछ टुकड़े मिले प्लास्टिक के बैग के शक्ल में। एक एक कर उनको बाहर निकाला गया। कुल 6 एक तरह से बैग थे, हर बैग में इंसानी हड्डियां थी। उनको बाहर निकाला गया, साथ में कुछ कपड़े थे, और जब उन कपड़ों को देखा गया तो फिर जो अनीता चौधरी थी उनके पति ने फौरन पहचान लिया कि ये अनीता के कपड़े हैं। यानी पिछले करीब 26 अक्टूबर को गायब हुई थी, 5 दिनों से अनीता उसी जोधपुर शहर में गुलामुद्दीन के घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफन थी। अब ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद जो लाश के टुकड़े थे उनको अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। आबिदा पुलिस हिरासत में गई, लेकिन गुलामुद्दीन का पता नहीं। अब गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए एक साथ जोधपुर के बाहर, राजस्थान के बाहर, गुजरात समेत कुछ राज्यों में अलग अलग पुलिस की टीमें भेज दी गई। इधर गुलामुद्दीन की तलाश थी, इधर सवाल ये था कि आखिर एक गड्ढा कत्ल से 3 दिन पहले क्यों खोदा गया। आखिर एक कत्ल जो अनीता चौधरी का था और जिस गुलामुद्दीन के और उसकी बीवी पर शक आ रहा है, उन दोनों के बीच में क्या दुश्मनी थी जो कत्ल की वजह बनी। इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था। अब ये सारे सवाल थे, जवाब कौन दे। गुलामुद्दीन फरार, ले देकर उसकी एक बीवी आबिदा। तो पुलिस ने पहले आबिदा से ही कहानी सुनने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ आबिदा थी। तो आबिदा ने अपनी कहानी सुनाई। आबिदा ने जो कहानी सुनाई बाद में पुलिस ने वो मीडिया को सुनाई। आबिदा ने कहा कि दरअसल 25 साल हो गए जब हमारी और अनीता चौधरी की दुकान आमने सामने थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों के रिश्ते भी अच्छे थे, दोनों दुकान में कोई कंपटीशन भी नहीं था, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, ये ड्राई क्लीनिंग का, तो आपस में कोई प्रोफेशनल राइवलरी भी नहीं थी कि एक दूसरे का धंधा आप छीन रहे हो। तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन कुछ वक्त से, पिछले कुछ सालों से अचानक गुलामुद्दीन को जुए की लत लग गई और वो जुआ खेलने लगा, और इस चक्कर में करीब 12 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज हो गए। अब तकाजा करने वाले तकाजा करने लगे, पैसे मांगने लगे। अब वो पैसे दे कहाँ, 12 लाख छोटी रकम तो होती नहीं है। इसी सोच में था, तभी उसे ख्याल आया कि जो अनीता चौधरी हैं, वो जो ब्यूटी पार्लर में आती है, उनका एक शौक है,
और वो शौक ये है कि उन्हें सोने के गहने पहनने के बड़े शौक है, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे। तो अमूमन अनीता चौधरी जब ब्यूटी पार्लर पर आती थी तो वो जेवर पहनकर आती थी बहुत सारे। तो गुलामुद्दीन को लगा कि इन जेवरों को अगर बेच दे तो अच्छी खासी कम से कम 20-25 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए मिल जाएंगे, इतने जेवर पहनकर आती हैं वो। तो उसे लगा कि इस जेवर को लूट कर कर्ज उतार सकता हूँ, लेकिन लूटे कैसे, क्योंकि पहचान वाले हैं, पकड़े जाएंगे। तब फिर ये हुआ कि उसने आबिदा के साथ अपनी साजिश को शेयर किया और कहा कि अगर हम अनीता चौधरी को मार डालें और उसके जेवर लूट लें, बेच दें, कर्ज भी उतर जाएगा, बाकी पैसे भी बच जाएंगे। तो फिर आबिदा भी इस साजिश में शामिल हो गई। अब मियाँ बीवी दोनों इस साजिश में शामिल, अब मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने इसी साजिश के तहत अनीता चौधरी को अपने घर बुलाया। अनीता एक ऑटो पकड़कर घर आती है। वहाँ जाने के बाद वो उसे शरबत पिलाता है। उस शरबत में बेहोशी की दवा थी। शरबत पीते ही अनीता बेहोश हो जाती है। उसके बाद गुलामुद्दीन चाकू निकालता है और वो फिर उसे मार डालता है। मारने के बाद उससे पहले ही वो बहुत सारे पॉलीथीन के बैग खरीद कर लाया था, दर्जनों इत्र की शीशियाँ खरीद कर लाया था। फिर वो लाश को 6 अलग अलग पॉलीथीन के बैग में पैक करता है और इन सबसे पहले उसने 23 अक्टूबर को ही अपने घर के बाहर ठीक गड्ढा खुदवाया, जेसीबी मशीन बुलाकर, एलान नहीं आता कि किसी को शक ना हो कि भाई गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में खोद रहा है। जब आप दिन के उजाले में कुछ चीज़ें करती हैं तो लोग शक भी नहीं करते। उसने इन चीज़ों को पकड़ा और एलानिया उसने जेसीबी मशीन से गड्ढा करवाया और उसके बाद ये गड्ढा खुला हुआ था। 26 तारीख को जब उसने कत्ल किया, उससे पहले वो पॉलीथीन के बैग भी खरीद कर ले आया, इत्र की शीशियाँ भी ले आया। कत्ल दोपहर को किया, रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात तक इसने सारे लाश के टुकड़ों को पैक किया, घर की सफाई की, और जब अंधेरा हो गया, रात ढलने लगी, आस पड़ोस के लोग सो गए, तो वो धीरे धीरे एक एक पॉलीथीन को लाता और उस गड्ढे में डालता। सारे पॉलीथीन 6 जो अलग अलग हिस्सों में थे उनको डालने के बाद उसने दर्जनों इत्र की शीशियाँ के ढक्कन खोले और उनको उन पॉलीथीन के ऊपर चारों तरफ फेंक दिया और फिर धीरे धीरे सारी मिट्टियाँ उस गड्ढे में वापस डाल दी। सुबह होने से पहले गड्ढा बराबर, किसी को कानो कान खबर भी नहीं। और इसके बाद वो आराम से 2 दिन घर पर रहा। अब ये सारी कहानी आबिदा बता चुकी थी, तो पुलिस ने यही कहानी मीडिया को भी बताई कि रीज़न था उस सोने के गहनों को लूटना और उससे कर्ज उतारना। लेकिन यहाँ इस थ्योरी में एक झोल आ गया। वो ये है कि 26 अक्टूबर को जिस सीसीटीवी कैमरे में अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो उसकी आखिरी तस्वीर है, उस तस्वीर में अनीता ने कहीं सोने के गहने नहीं पहन रखे, एक आध चेन वेन के अलावा। मतलब जो रूटीन आम दिनों में वो पहनती है बहुत सारे गहने, उस दिन 26 अक्टूबर को उसने नहीं पहने थे। जो घर वालों के बयान हैं, पति के, बेटे के, जो एम्प्लॉई के, उनका भी कहना है कि उस दिन बहुत नॉर्मल आई थी। शायद ये हो सकता था कि उस दिन कुछ वजह रही हो, लेकिन गहने नहीं पहने थे। तो सवाल है, जब गहने नहीं पहने तो फिर गुलामुद्दीन ने कत्ल क्यों किया? क्योंकि कत्ल का मकसद पैसा था, और अगर वो जेवर ही नहीं थे तो फिर वो अगली बार का इंतज़ार करता। तो यहीं पे एक और डाउट मोटिव को लेकर क्लियर हो रहा है, और वो ये कि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात सिर्फ जेवर की नहीं थी, बात सिर्फ कर्ज की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और भी है। अब वो वजह क्या है असली? क्योंकि पुलिस के हिसाब से अभी तक आबिदा के स्टेटमेंट के हिसाब से ये लूटपाट, जेवर को लूटना, कर्ज उतारना, यही था। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे ने चुगली खा दी कि जेवर तो पहनी नहीं है, तो फिर क्यों मारा? क्या इस कत्ल के पीछे का असली मोटिव कुछ और है, मकसद कुछ और है? अब ये गुलामुद्दीन सामने आए, क्योंकि एक डाउट ये भी है कि गुलामुद्दीन में भी असलियत शायद अपनी बीवी आबिदा को भी नहीं बताई कि असली वजह क्या है। उसने आधा तो बोला, लेकिन आधा सच छुपा गया हो। तो अब असली वजह क्या है, कत्ल का असली मोटिव क्या है? जब तक गुलामुद्दीन हाथ नहीं आएगा, सच सामने नहीं आएगी, और जिस दिन वो हाथ आएगा और बताएगा आगे की कहानी, तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन कमाल है, अगर हाल के वक्त में देखें, पिछले कुछ सालों में, तो अपने देश में एक ट्रेंड है कि कातिल कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, बट हाल के वक्त का ये पहला केस है जिसमें कत्ल अभी करना है, लेकिन उससे पहले लाश को कहाँ छुपाना वो उसने इंतज़ाम कर रखा है। बाकायदा अपने ही घर के सामने गड्ढा खुदवा देता है, वो भी एलानिया पूरे मोहल्ले वाले को दिखाकर, और फिर 3 दिन बाद उस शहर से एक महिला गायब हो जाती है, और 8 दिन बाद उसी गड्ढे से बाहर आती है जो उसकी मौत से 3 दिन पहले ही खोद डाली गई थी। मतलब ये ट्रेंड से बिल्कुल अलग है।